ये बताएँ जो भी स्टेट्समैन है वो कौन से एथिकल डिसीजन लेगा? क्या वो सच्चाई का साथ देगा या वो अपने प्रोफ़ेशन का साथ देगा? क्योंकि वर्ल्ड इज़ नॉट एज़ सिंपल एज़ इट सीम्स। आपके पास टाइम मशीन है, आप वक़्त पे पीछे चले गए हैं। आप बताएँ आप हिटलर को आप ज़िंदा रखेंगे या उसको उसको मार देंगे? मॉरल वैल्यूज़ जो कि इंसानों ने सेट की पहले, ठीक है? जब उन वैल्यूज़ को जब वो प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तो वो उनकी हैबिट बन जाती है। उनकी आदतों में वो चीज़ शामिल हो जाती है, ठीक है? और अगर तो वो आदतें वो लंबे अरसे तक वो ग्रुप ऑफ पीपल या जो इंसान हैं, वो अगर फ़ॉलो करें, तो वो उनके कस्टम रिवाज या उनका कल्चर बन जाता है। आजकल सोशल मीडिया के दौर में हमारी आवाम अक्सर ही कुछ नज़रियात को लेकर आपस में बटी हुई नज़र आती है। एक ग्रोह के मुताबिक वो हक पर और दूसरे बातिल, जबकि दूसरे के मुताबिक वो हक पर और पहले गलत हैं। लोगों की हक और बातिल की ये समझ उनकी अखलाकियात की समझ पर बहुत हद तक मुनहसर है। गोया ये कि अखलाकियात की ये समझ लोगों की हक और बातिल की समझ पर भी असरअंदाज होती है। आखिर ये अखलाकियात है क्या और इसका हमारे माशरे में क्या किरदार है? इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपनी पॉडकास्ट सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 में दोबारा से अली असद को दावत दी है। अली असद, बहुत शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ के एपिसोड 2 में हमें जॉइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया लगता है मुझे अपनी पॉडकास्ट सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में मदऊ करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि मोरालिटी इंसानी माशरे के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है और इस टॉपिक पे गुफ्तगू स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ बुनियादी असूल तय कर लें, क्योंकि उन उन असूलों के बेस के ऊपर हम अपनी ये गुफ्तगू को जारी रख सकेंगे। देखें कि इंसान ने अभी तक जो एब्सोल्यूट ट्रुथ फाइंड किए हैं, जिसको हम हकीकत बोलते हैं, वो 2 हैं। एक ज़िंदगी है और एक मौत है। तो इन एब्सोल्यूट ट्रुथ के बेस के ऊपर इंसान ने अपने बुनियादी जो जज़्बात और एहसासात हैं, वो उसके साथ मुंसलिक किए हुए हैं। यानी कि प्यार और मोहब्बत, जिसको लव और हेट बोलते हैं। तो लव एक ऐसा जज़्बात है जो कि इंसान ने लाइफ़ के साथ मुंसलिक किया हुआ है, और हेट वो ऐसा जज़्बात है जो इंसान ने डेथ के साथ मुंसलिक किया हुआ है। और इसी के अंदर इंसान के तमाम जज़्बात और एहसासात आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि लाइफ़ के साथ इंसान ने और कौन से जज़्बात मुंसलिक किए हुए हैं, जैसे गुड यानी कि अच्छा, मोटिवेटेड, पुरुमीद, खुश होना। तो ये ऐसे तमाम जज़्बात और एहसासात हैं जो कि इंसान ने ज़िंदगी के साथ मुंसलिक किए हुए हैं। इसी के बरक्स अगर हम डेथ यानी कि मौत को देखें, जो कि एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उस ट्रुथ के साथ भी इंसान ने दीगर जितनी भी नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव जज़्बात हैं वो उसने मुंसलिक किए हुए हैं, जिसमें आप देखते हैं कि हेट, आप देखते हैं बैड, उसमें आप देखते हैं नाउम्मीदी। तो ये तमाम वो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो कि इंसान ने डेथ के साथ एसोसिएट की हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि अगर इंसान किसी बच्चे को देखे या फिर किसी पौधे को देखे जो कि अभी बड़ा हो रहा है, तो इनको देखते हुए इंसान अमूमन खुशी का इज़हार करेगा, क्योंकि बच्चा और पौधा ये ज़िंदगी के भरपूर होने का उसको सबूत देती है, और ज़िंदगी को देख के इंसान वैसे भी खुशी के जो उसके जज़्बात हैं वो उस पे आते हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि अगर इंसान किसी को बीमारी में देखे, अगर किसी का मरा हुआ चेहरा देखे, तो ऐसी ऐसी सूरत पे इंसान के अंदर जो जज़्बात आएँगे वो दुखी, मायूसी या हेट्रेड, इस तरह के जज़्बात उसके साथ मुंसलिक हो जाएँगे। यानी कि हमें ये पता चला कि जो इंसान के जज़्बात हैं वो उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, या एक गाइड उसको नॉर्थ स्टार उसको बताते हैं कि अब तुमने अपनी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसला करना है या जो भी चीज़ अपने पास रखनी है, उनका मकसद लाइफ़ के इर्द-गिर्द ही घूमना चाहिए। यानी कि सर्वाइवल जो है वो इटसेल्फ
एक बुनियादी ऐसा असूल है हर जानदार के अंदर कि उसकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, वो उसको मजबूर करती हैं कि तुम जो भी फ़ैसला करो उससे तुम्हारी ज़िंदगी में फ़ायदा हो। ठीक है? इसी के साथ अगर आप देखें कि मिसाल के तौर पे इंसानी माशरे के अंदर ही अगर आप देखें कि मोरालिटी किस तरह से काम करती है, तो ज़माना कदीम के अंदर जब इंसान के पास साइंसी हक़ाइक़ या साइंसी इल्म मौजूद नहीं थे, तो उस वक़्त इंसान अपने मुशाहिदे के साथ अपने इर्द-गिर्द जब देखता था, तो उसको देखते-परखते हुए उससे वो सीखता था और अपने कुछ बुनियादी मॉरल वैल्यूज़ वग़ैरह सेट कर लेता था, ठीक है? हुँ, और वो उन मॉरल वैल्यूज़ का गोल यही होता था कि उसकी वजह से जो भी मॉरल वैल्यूज़ वो सेट करे, उससे उसकी ज़िंदगी को फ़ायदा हो। हुँ, ठीक है? उसकी उसको नुकसान ना हो, यानी कि वो डेथ की तरफ ना जाए, वो लाइफ़ की तरफ जाए। हुँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप अगर इंसान को प्यास लगी है, तो उसने पानी पीना है। तो हुँ, पानी का जो सोर्स है वो नदी, दरिया भी है और पानी का सोर्स समंदर भी है। हुँ, तो अब हमें पता है कि मतलब इंसान को ये पता चल गया ओवर द टाइम कि जो पानी उसने पीना है, वो उसने दरिया का पीना है क्योंकि वो मीठा पानी है। हुँ, और वो मीठा पानी पिएगा तो उससे उसकी सेहत ख़राब नहीं होगी बल्कि उसको फ़ायदा होगा। इसी तरह बिल्कुल। अगर वो समंदर का पानी पिएगा जो कि नमकीन पानी होता है, उसके पीने से वो बीमार हो जाएगा और मेबी उससे उसकी डेथ भी हो जाए। इसलिए हुँ, वो उसको अवॉइड करेगा। इसी तरह अगर उसको भूख लगी है, तो उसने गोश्त खाना है या कोई भी फल खाना है, तो वो ऐसी खुराक चूज़ करेगा या पसंद करेगा कि जिससे उसकी सेहत पॉज़िटिव वे में उसको फ़ायदा दे, ना कि उसको नुकसान दे। हुँ, ठीक है? अब इसी को बेस बना के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को बेस बना के इंसान अपनी मॉरल वैल्यूज़ वग़ैरह सेट कर लेता है। तो मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं? वो एक पर्सपेक्टिव है, एक इनफ़रादी इंसान का कि जिसे वो इ उसके सामने जितनी भी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, वो उसमें से वो ऑप्शन चूज़ करने का जो नॉलेज है कि मैंने कौन-सी ऑप्शन चूज़ करनी है, उसका गोल क्या हो, मॉरल वैल्यूज़ वो बताता है और उसका गोल हमेशा ज़िंदगी होती है और फ़ायदा देना होता है। अब आप देखिए कि नेचर जो है वो इटसेल्फ बड़ी सख्त है, ठीक है? हुँ, तो नेचर हमारे साथ फेयर डील नहीं करती। तो अब आपको पता है कि नेचर का एक ही कानून है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है? हुँ, तो उसपे जो भी स्पीशीज़ है अगर वो इंटेलिजेंट है, तो उसको अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए उसको नेचर के साथ रहना होगा। अगर वो अपनी ज़हानत को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेगी, तो वो ओवर द टाइम वो वाली स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? हुँ, तो इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अगर किसी भी स्पीशीज़ ने ज़िंदा रहना है, उसने सर्वाइव करना है, उसके लिए ये लाज़िम है कि उसके बच्चे सर्वाइव करें। अगर किसी भी स्पीशीज़ के अगर बच्चे हुँ, सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, तो वो स्पीशीज़ ओवर द टाइम ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको हुँ, एनिमल किंगडम की एक मिसाल देना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं इंसानी माशरे के ऊपर कुछ कमेंट करूँ, पहले हम देखते हैं हुँ, कि जो एनिमल किंगडम है, उस पे क्या अख़लाक़ियात वग़ैरह होती हैं कि नहीं होती? तो मैं आपको एक ठीक एनिमल है। की स्पीशीज़ है जिसको एलिफेंट बोलते हैं, हाथी बोलते हैं, उसकी तरफ आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप देखें कि हुँ, हाथी जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट जानवर हैं। इसी तरह मंकी भी इंटेलिजेंट है और डॉल्फ़िन भी इंटेलिजेंट होती है। लेकिन हाथी की तरफ मैं आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाना इसलिए चाहूँगा क्योंकि हाथी की जो सोशल लाइफ़ है, वो बहुत मिलती है इंसानों की सोशल लाइफ़ से। ठीक है? बिल्कुल। अगर आप देखें कि जो हाथी हैं उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिस तरह इंसानों की मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? हुँ, हाथी जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने ज़िंदा कैसे रहना है, तो उनको उनको पता है कि अगर उन्होंने सर्वाइव करना है, तो सर्वाइव वो ग्रुप की सूरत में कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। अगर इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे ऐसे देता हूँ कि अगर हाथी के झुंड में अगर कोई बच्चा है, बच्चा पैदा होता है, तो उस हुँ, बच्चे की हिफ़ाज़त ना सिर्फ़ उसके माँ-बाप करते हैं, बल्कि उसके इर्द-गिर्द उसके कज़न, उसके चाचे, उसके फ्रेंड्स वग़ैरह भी कर रहे होते हैं। हुँ, और जब एक हाथी का बच्चा जब अपनी माँ का दूध पी रहा होता है, तो वो एक ऐसी स्टेट होती है, जो बहुत वल्नरेबल होती है कि जिसमें हुँ, कोई भी अगर शेर आए, तो शेर वो का झुंड हमला कर सकता है, जिससे वो बच्चा नुकसान में आ सकता है, ठीक है? हुँ, 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 तो जब भी हाथी के बच्चे ने दूध पीना हो, तो हाथी का जो ग्रुप होता है,
वो उस माँ के इर्द-गिर्द एक सर्कल की शक्ल अपना लेता है, ठीक हुँ, है? जिसमें बच्चा उनकी टाँगों में छुप जाता है, तो अगर कोई प्रेडेटर है, कोई शेर है, वो इस तरह के जो खतरनाक जानवर हैं, जिनसे उस बच्चे को खतरा हो सकता है, तो हाथी का जो ग्रुप होता है, वो मेक श्योर करता है कि बच्चे के ऊपर खतरा ना आए। हुँ, इसी बिल्कुल। तरह इसी तरह अगर आप देखो कि अगर हाथी की जो असली माँ है, अगर तो हुँ, वो फ़ौत हो जाती है, किसी तरीके हाँ, से बीमारी से मर जाती है या वैसे ही किसी दलदल में फँस के वो मर जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती, तो उसके ग्रुप के अंदर जो दूसरी फीमेल होगी, वो उस बच्चे को वो दूध पिलाएगी अपना। यानी कि उनके हाथी के सोशल सर्कल में ये भी एक चीज़ है कि उन्होंने जितने भी यतीम बच्चे हैं, उनको भी पालना है। हुँ, ठीक है? तो वो ठीक ये है। समझते तो उनके अंदर अगर आप देखें कि उनके कि वो ये समझते हैं कि जो सर्वाइवल है ना, वो हुँ, तब भी हो सकता है कि जब ग्रुप सर्वाइव करे, ठीक है? जब बिल्कुल। उनके अंदर जो यूनिटी है वो मज़बूत रहे। अब हुँ, उस यूनिटी के अंदर उनके अंदर कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड हैं, फीमेल्स हाथियों के भी और मेल्स हाथियों के लिए भी, ठीक है? हुँ, उन हाथियों के लिए भी जो कि उनके डिफेंस मैकेनिज़्म का रोल प्ले करते हैं और उन हाथियों का भी जो कि दूध वगैरह पिलाते हैं अपने बच्चों को, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। ओके। तो अब आप देखते हैं कि किसी भी सोशल सर्कल के ऊपर हर एक इंडिविजुअल का एक रोल होता है, वो रोल हेल्प करता है उस कम्युनिटी की सर्वाइवल के लिए, हुँ, ठीक है? और अगर आप देखें कि हाथियों में एक बड़ी ही एक यूनिक एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता हूँ। अगर हाथियों में से कोई एक हाथी फ़ौत हो जाए ना, हुँ। तो उनका ग्रुप उसकी ताज़ियत के लिए जाता है। बिल्कुल, वो इस तरह की मैंने देखी हैं, वो उनका प्रॉपर होता है ये कि वो गम हाँ। वो उनके कुछ तो हैं, कुछ आँसू भी निकलते हैं कुछ के। उनके आँसू भी निकलते हैं, उनको दुःख होता है। अगर उनके हाथियों के झुंड में से कोई एक हाथी फ़ौत हो जाए, तो सारे हुँ, उसको जहाँ पे वो फ़ौत हुआ होता है, सारे जाते हैं। उनका एक अपना एक वे है, उसको सी ऑफ हुँ, करने का। हुँ, फिर वो ऐसा नहीं है कि बस वो फ़ौत हो गया, वो वहाँ से चले गए। वो जब भी साल बाद, 2 साल बाद उस इलाके से गुज़रेंगे ना, जहाँ पे उनका अज़ीज़ फ़ौत हुआ हुआ था, तो वहाँ पे वो हुँ। सारे रुकते हैं और उसकी जो हड्डियाँ होती हैं, उसकी हड्डियों को वो टच करते हैं, उससे वो याद करते हैं, ठीक है? मतलब कि उनकी तो मेमोरी भी है। उनकी मेमोरी भी है, ठीक है? हुँ, और वो उनके अंदर ये एहसास है कि सेंस ऑफ लॉस क्या होता है, उसके साथ उनके जज़्बात मुंसलिक हैं, ठीक है? हुँ, तो ये सारे जो जज़्बात और एहसासात हैं, ये असल में एक वे है कम्युनिकेट करने का ग्रुप के अंदर। अगर आप बिल्कुल। देखते हैं हाथी रोते हैं, तो इसका मतलब है उनको पेन हो रहा है। तो पेन आपका फिज़िकल भी होता है और पेन आपका मेंटली भी होता है, हुँ, ठीक है? हुँ, जो हुँ। आपका इमोशनल पेन होता है, ठीक है? और इमोशनल जो पेन है वो आप कह लें कि एक ऐसा पेन है जो कि आपको बताता है कि आपने अपने फिज़िकल पेन से आपने आपको बचाना है। जैसे कि हुँ, मिसाल के तौर पे जैसे एक कोई जानदार बीमार है, ठीक है? हुँ, अब जब वो बीमार है तो उसके जज़्बात और एहसासात बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, उसको गुस्सा जल्दी आएगा, ठीक है? हुँ, वो एंग्ज़ायटी उसके अंदर होगी, हुँ, ठीक है? हुँ, ये तमाम जज़्बात, एहसासात जो कि नेगेटिव जुमलों में होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसको पता होता है कि ना मेरी मौत करीब है, बिल्कुल। ठीक है? और ये एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसा साइन है जो कि उसके ग्रुप को भी कम्युनिकेट कर देती है कि ना हुँ, ये बंदा ठीक नहीं है, इसको एंग्ज़ायटी हो रही है, इसके ना कॉन्फिडेंस नहीं न नज़र आ रहा, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, ठीक है? हमें कुछ देखना है हुँ, कि ये क्यों परेशान है, ठीक है? तो आप ये समझिए एक तो लैंग्वेज होती है ना आवाज़, आप आवाज़ से अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। एक आपकी बॉडी का रिएक्शन भी होता है, जिसको हुँ, जानदार क्या करते हैं समझ जाते हैं, सेंसिटिव होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। ना सिर्फ़ ये बल्कि आपको हैरानी होगी हाथी इतने सेंसिटिव जानवर हैं कि अगर कोई इंसान अगर रो रहा है ना, तो हाथी उसके पास आके ना बैठ जाएँगे, उसको दिलासा देंगे, उसको हग बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, ये वो होता है उनका जो उनके ओनर्स होते हैं, उनके साथ भी उनका कनेक्शन होता है। हाँ, हाँ, ठीक है। यानी कि हाथियों को पता है कि जो जज़्बात होते हैं ना, ठीक है? उसको आप हग करके कुछ इस तरह की काम करके ना आप उसको कॉन्फिडेंस, उसका मोरल लेवल आप उसका बूस्ट कर कर सकते हो, उसका मोरल बूस्ट कर सकते हो। हुँ।
हालाँकि ठीक है? मैंने तो कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखी हैं जिसमें एक वो हाथी था, वो ना पेंटिंग ड्रॉ कर रहा था। अपनी एग्ज़ैक्टली वो अगर आपने अपनी देखी हो सूँड से। वो अपनी अपनी सूँड सूँड से से, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आप देखें चूँकि हाथी एक इंटेलिजेंट जानवर है, अब हुँ, उसने खाने-पीने के अलावा वो सोचता है, समझता है, वो इर्द-गिर्द देखता है, वो ना सिर्फ़ अपने झुंड की हिफ़ाज़त करता है, बल्कि आपको हैरानी होगी, वो इर्द-गिर्द दूसरे जानवर की भी हिफ़ाज़त करता है। हुँ, ठीक है? कि जिस जानवर से उसको एसोसिएशन हो जाए तो वो उसकी हिफ़ाज़त भी करता है या अगर तो हाथियों का झुंड है वो एक जगह पे कि जहाँ पे बकरियाँ भी चारा चर रही हैं, वो खुद भी हैं। अगर वहाँ पे शेर आते हैं ना, ठीक है? तो हाथी उस बकरी को बचाने के लिए भी कूद पड़ता है, हुँ, ठीक है? और एक वीडियो मैंने ऐसी भी देखी थी कि इंसान थे वो ना दरख्त काट रहे थे। हुँ, ठीक है? अब उन उन दरख्तों के पास कुछ मतलब वो तो जानवर भी होते हैं, ठीक है? जो उन दरख्तों में रह रहे होते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया कि ये दरख्त क्यों काट रहे हो? उन्होंने इंसानों के ऊपर हमला कर दिया। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये आप देखें कि हाथी ना सिर्फ़ अपनी स्पीशीज़ को लेके सेंसिटिव हैं, वो इर्द-गिर्द माहौल को लेके भी सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि हुँ, वो एप्रिशिएट करते हैं ज़िंदगी को। उनको पता है कि ना सिर्फ़ मेरी अपनी ज़िंदगी है बल्कि मेरे कज़न्स की भी ज़िंदगी है, इस अर्थ की भी ज़िंदगी, इस दरख्त की भी ज़िंदगी है। हर एक हुँ, चीज़ के अंदर ज़िंदगी है तो उसको वो रिस्पेक्ट करते हैं और ये उसके अंदर नेचुरल है। हर ज़िंदा चीज़ जिसके अंदर ज़हानत मौजूद है, वो दूसरे ज़िंदा चीज़ की रिस्पेक्ट करेगा, उसको नुकसान होने से बचाएगा। ठीक है? ये उसकी पॉज़िटिव इमोशंस के अंदर आती हैं। हुँ, 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 अ, अब अगर आप यही देखें ना तो अब यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू को ना आगे जारी रखते हैं, इंसान की सोसाइटी के ऊपर आते हैं। तो हुँ, हमें ये पता चला कि ये कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जो ना सिर्फ़ इंसानों के अंदर है पाई जाती है बल्कि दीगर जानवरों के अंदर भी पाई जाती है। हुँ, इस डिपेंड ये करता है उनकी इंटेलिजेंस कितनी है, वो कितना उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अपने इमोशंस को और हुँ, अपनी इंटेलिजेंस को। हुँ, ठीक है? अब चूँकि इंसान की इंटेलिजेंस हाथियों से कहीं ज़्यादा है, हुँ, ठीक है? बंदरों से भी कहीं ज़्यादा है, ठीक है? हुँ, और आपको ये भी मालूम होगा कि परिंदे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, हुँ, ठीक है? वो अगर आप देखें अगर कोई हमला करने आया है किसी इलाके के ऊपर तो कौवे शोर डालना शुरू कर देते हैं कि ये शेर आ गया भाग जाओ सारे यहाँ से, हालाँकि हुँ, कौवे को क्या ज़रूरत पड़ी है बिल्कुल। कि वो शोर डाले। हुँ, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो जितने भी जानदार हैं वो एहसास करते हैं एक-दूसरे का, ठीक है? वो हुँ, ये समझते हैं कि कोई चीज़ पेन के प्रोसेस से गुज़र रही है, उसको पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसी तरह अगर आप इंसान की सोसाइटी की तरफ आएँ तो अब इसमें आप देखें कि जो मोरालिटी है क्योंकि कदीम ज़माने के अंदर साइंसी इल्म तो मौजूद नहीं थे कि जो कि इंसान को फैक्ट्स और फिगर्स में बताते कि यार ये काम करो, ये काम ना करो। तो हुँ, उस ज़माने में इंसान ऑब्ज़र्वेशंस करके अपनी ओपिनियंस बना लेता था कि अगर मैं इस तरह का काम करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वो जो अब उसने अपने दिमाग के अंदर जो एक साइंस डेवलप कर ली हुई है, ठीक है? हुँ, ठीक है, उसको यूज़ करके वो अपने रोज़मर्रा के फ़ैसले किया किया करता था और उन हुँ, फ़ैसलों का मकसद यही होता था कि उससे उसका सर्वाइवल अच्छा हो और वो यानी कि सर्वाइव कर सके लंबे अरसे तक। अब जो हुँ, भी उसके फ़ैसले हैं अब आप सेल्फ़िश मोरालिटी की तरफ आ जाएँ कि हम कहते हैं यार ये बड़ा सेल्फ़िश है, ये ऐसा क्यों है? ठीक है? हुँ, यानी कि कोई भी बंदा अगर सेल्फ़िश मोरालिटी की हम डेफ़िनेशन ही देख लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। यानी कि हर वो हुँ, फ़ैसला जो इंसान सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए करता है, जिससे उसको अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा हो, तो वो तमाम मॉरल वैल्यूज़ हम बोलेंगे कि वो उसकी सेल्फ़िश मॉरल वैल्यूज़ हैं। ठीक है? हुँ, अब हमें पता है कि बाकी जानवरों की तरह जैसे कि हाथी हैं और बंदर हैं, इस तरह इंसान भी ना एक सोशल एनिमल है। बिल्कुल। तो जब वो सोशल एनिमल है तो उसको पता है कि इंसान ने अगर इस नेचर का मुकाबला करना है या उस नेचर के साथ रहना है तो उसने यूनिटी के साथ रहना है और उस बिल्कुल। यूनिटी के अंदर हर जानदार की एक अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुँ, ठीक है? और उस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए वो जो उनकी यूनिटी है वो मज़बूत होगी, ठीक है? हुँ, अब आपको पता है कि मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ लोगों को ये समझाने के लिए कि मोरालिटी कितनी ज़रूरी है। अब आप हुँ, देखो कि अगर एक इंसान ने ज़िंदा रहना तो ज़ाहिर है उसने खुराक तलाश करनी है, उसने खाना हुँ, खाना कहीं से, ठीक है? और अगर एक इंसान है कदीम ज़माने के अंदर उसने हाथी का शिकार कर लिया,
तो हुँ, हाथी का जो गोश्त है वो एक बहुत बड़ी मिकदार के अंदर होता है। अब बिल्कुल। उसने खुद ही अकेले शिकार कर लिए, लेट्स से मैं बता, लेकिन आसान नहीं होता एक बंदा हाथी का शिकार करे, लेकिन उसने कर लिया है किसी भी हुँ, तरीके के साथ। हुँ, उसका जो सारा गोश्त है, अब उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि या तो वो गोश्त अपने ट्राइब में शेयर करे या वो अपने पास रखे, हुँ, ठीक है? तो हम ये अज़्यूम कर लेते हैं कि वो सेल्फिश है वो वाला बंदा, ठीक है? अगर हुँ, वो सेल्फिश है, तो उस केस में वो क्या करेगा? वो अपना जो सारा गोश्त है वो अपने घर में जाके जमा कर लेगा, वो किसी को नहीं देगा, ठीक है? वो हुँ, मेबी अपने बच्चों के साथ शेयर कर ले क्योंकि बच्चों के साथ उसकी मोहब्बत है, ठीक है? वो मोहब्बत क्यों है? ये हर जानदार के अंदर उसके जीन्स के अंदर है, क्योंकि उसकी स्पीशीज़ ने सर्वाइव करना है, तो सर्वाइव वो तब कर हुँ, सकता है जब उसके बच्चे सर्वाइव करेंगे। तो हुँ, बच्चों के साथ जो जज़्बात हैं, वो जज़्बात क्या है कि उसने ज़िंदा रहना है, ठीक है? वो अच्छे हुँ, जो जज़्बात हैं, तो वो उसके स्ट्रॉन्ग होंगे अपने बच्चों को लेके, क्योंकि जितने भी जानदार होते हैं, वो अपने बच्चों में अपनी इमेज फाइंड करते हैं। वो कहते हैं, ये जो बच्चे हैं ना, ये असल में मेरी ही इमेज है, हुँ, ठीक है? तो मैं इनकी वजह से सर्वाइव करूँगा, मेरा नाम ज़िंदा रहेगा या मेरा ब्लड ज़िंदा रहेगा, हुँ, ठीक है? तो अब जो गोश्त का जो हाथी उसने अपने घर में जाके उसको कहीं छुपा दिया, बस उसके बच्चे खा रहे हैं और वो खुद खा रहा है। तो कल को अगर उनके ऊपर हमला हुँ, होता है, तो बस उनके बच्चे या वो खुद खुद ही उसकी हिफ़ाज़त कर सकेगा। वो अगर ज़्यादा ग्रुप में लोग लोग आ गए हैं, वो हिफ़ाज़त नहीं कर पाएगा, बल्कि उसको उल्टा नुकसान होगा, ठीक है? ऐसे तो ही। अब अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका ये है कि वो जो उसने गोश्त इतनी भारी मकदार के अंदर जो उसने शिकार किया है, अब ज़ाहिर है कि वो लंबे अरसे तक तो उसको प्रिज़र्व तो नहीं कर सकता, क्योंकि उस ज़माने के हुँ, अंदर वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि आप गोश्त को प्रिज़र्व कर सको। तो वो अपना हुँ, गोश्त का इंटेलिजेंट वे ये है, जो विज़डम ये है कि वो अपना गोश्त का टुकड़ा अपने नेबर्स के साथ शेयर करो, ठीक है? हुँ, हुँ, अगर आप नेबर्स के साथ शेयर करते हो, तो इससे उनका सर्वाइवल भी मज़बूत होता है, क्योंकि उनको 1 दिन का खाना मिल जाता है, ठीक है? ऐसे ही, ठीक या है। 1 हफ्ते का खाना मिल जाता है उन्हें, ठीक है? अब नेक्स्ट डे अगर उन्होंने मज़ीद शिकार के लिए जाना है, खाना ख़त्म हो गया है, तो मेबी जिस पहले इंसान ने हाथी का शिकार किया था, वो अब नाकाम हो गया है शिकार करने पे, मतलब वो शिकार नहीं कर सका। लेकिन उसका पड़ोसी जो है, वो कामयाब हो गया शिकार करने में। अब हुँ, चूँकि उनके अंदर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी डिफ़ाइन हो चुकी थी कि चलो अब आज तुमने शिकार किया है, तो तुम तो गोश्त खाओ, लेकिन साथ हमें भी शेयर करो। तो कल को अगर हम शिकार करेंगे, तुम ना कर सके, तो हम तो भी हम भी तुमसे शेयर करेंगे। करेंगे। तो ये हुँ, एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इस पे हुँ, मॉरल वैल्यूज़ क्या आ गई? इस पे मॉरल वैल्यूज़ ये आ गई कि आपने खुद भी ज़िंदा रहना है और अपने नेबर्स को भी ज़िंदा रखना है, हुँ, ठीक है? और फेयर चलना है, हुँ, ठीक है? अगर आप ऐसे करो कि उसके घर में 4 लोग हैं, ठीक है? और आपके घर में 2 लोग हैं, लेकिन आपने अपने पास 4 बंदों का खाना सेव कर लिया, उनको सिर्फ़ 1 बंदे का खाना दिया, तो वो तो ज़्यादती है, ठीक है? हुँ, क्योंकि बाकी तो वो भूखे रह जाएँगे या वो कमज़ोर हो जाएँगे। अगर वो कमज़ोर होंगे, कल को वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो अगर हम बोलते हैं कि फेयर क्या होता है? फेयर का मतलब ये है कि वो इतना हो कि वो ज़िंदा रह सके, वो सर्वाइव कर सके, ठीक है? हुँ, आपने ज़्यादा ओवर ओवर भी नहीं कर देना, बैलेंस में रहना है। हुँ, अब ये बैलेंस की सेंसिटिविटी भी इंसान के अंदर होती है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपको भूख लगी है, आप एक हद तक ही खाना खा सकते हो। उससे ज़्यादा हुँ, खाओगे, तो वो नुकसान में आप चला जाएगा। हालाँकि खाना खाना आपकी सेहत के लिए पॉज़िटिव है, लेकिन हुँ। अगर आप ओवरडोज़ कर लोगे, तो ज़ाहिर है आपको नुकसान होगा, और ठीक आपको है? इसका एहसास भी हो जाता है कि अब ज़्यादा हो गया। एहसास भी हो जाता है, ठीक है? अब हुँ, ये सेंस ऑफ बैलेंस, जब एक बच्चा चलना शुरू करता है, ठीक हुँ, है? उसको पता चल जाता है कहाँ पे मैंने फ़ोर्स कितनी रखनी है, तो मैं बैलेंस रहूँगा। हुँ, ठीक है? तो ये सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ मतलब फेयर डील, ये इंसान की सेंसिटिविटी के अंदर शामिल होती है। ठीक है? हुँ, तो अब आप देखें कि ये जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ जो कि इंसानों ने सेट की पहले, ठीक है? जब उन वैल्यूज़ को जब वो प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तो वो उनकी हैबिट बन जाती है। उनकी आदतों में वो चीज़ शामिल हो जाती है, ठीक है? और अगर तो वो आदतें वो लंबे अरसे तक वो ग्रुप ऑफ पीपल या जो इंसान हैं, वो अगर फ़ॉलो करें, तो वो उनके कस्टम रिवाज या उनका कल्चर बन जाता है, हुँ, ठीक है? और वो कल्चर तभी बनता है कि जब वही वाले हैबिट या वही वाले मॉरल वैल्यूज़ उनके पेरेंट्स, उनके सोसाइटी वो उनके बच्चों को भी सिखाएँ। ठीक है?
कि तुम अगर ये चीज़ फ़ॉलो करोगे तो तुम ज़िंदा रह सकोगे, अगर तुम ये वाला खाना खाओगे तो तुम अच्छे तरीके से ज़िंदा रह सकोगे। लेकिन हुँ, अगर तुम कुछ ऐसे खाने खाते हो कि जिसमें आपको ज़हर का अंसर मिलता है या जिसको खा के आप अपने माइंड में नहीं रहते, थोड़ा बेहोशी के आलम में रहते हो, वो बोलेंगे इस तरह की चीज़ें अवॉइड करो क्योंकि अगर तुम ये हुँ, चीज़ खाओगे तो तुम सही फ़ैसला नहीं कर सकोगे कि आगे तुमने क्या करना है, तुम गिर जाओगे कहीं जाके। तो तुम अच्छे हुँ, खाने खाओ, ठीक है? तो ये वो मॉरल वैल्यूज़ हैं जो कि इंसानों ने फाइंड की ओवर द टाइम उसको मैच्योर किया, ठीक है? और अपने माहौल को देखते हुए और उससे उससे सीखते हुए। और इसका बस मैं एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक और शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि तुम मुख्तलिफ़ कल्चर्स में देखो, जैसे कि अगर तुम अरब ममालिक और मगरिब का थोड़ा कंपैरिज़न करो, तो अरब ममालिक में लोग ना थोड़े ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं, हुँ, क्योंकि ये उनके कल्चर का पार्ट बन चुका है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रीवियस हिस्ट्री में कोई इस तरह की ना चैलेंजेस देखे नहीं हैं फूड को उस तरह से लेके जिस तरह से वेस्ट ने देखे हैं। हुँ, ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा जंगों और ज़्यादा कहत साली की वजह से। हुँ, तो अरब के कल्चर में एक चीज़ है वो अभी भी है कि उनके अंदर ना हुँ, हॉस्पिटेबल हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अपने मेहमान नवाज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बिल्कुल। उसके कंपैरिज़न में जो मगरिबी ममालिक हैं, वो खाने को लेके, फूड स्टोरेज को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं और उस कंपैरिज़न में अरब के उतने ज़्यादा मेहमान नवाज़ नहीं हैं, जितने के अरब में लोग हैं बिल्कुल, या फिर बिल्कुल एशिया में ऐसा लोग हैं। क्योंकि बिल्कुल है। उन्होंने उस लिहाज़ से फूड का जो है वो देखा नहीं है मसला जिस लिहाज़ से मगरिब ने देखा हो। ऐसा वो ही है। चीज़ उन पे उस पे हुआ। ठीक है। मैं इस पे एक आखिरी पॉइंट मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ। हुँ, इंसान के अंदर ना एक ना आप कह लें क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है? हुँ, चीज़ें सीखने की, आगे बढ़ने की, उसकी ना एक बायोलॉजिकल रीज़न भी होती है क्योंकि उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स स्टिमुलेट हो रहे होते हैं जो कि उसको मोटिवेट रखते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? अगर तो कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है जो कि लॉजिकली ठीक हुँ, है? यानी कि वो खतरे से बच गया लेट्स से, ठीक है? हुँ, उसने एक काम किया वो दरख्त पे चढ़ना चाह रहा था, ठीक है? वो नीचे गिर गया लेकिन गिरते हुए उसने कुछ ऐसी टेक्निक लगाई कि वो बच गया, ठीक है? तो उसको ओके। खुशी होगी, वो कहेगा यार मैं बच गया, ठीक है? हुँ, क्योंकि उसने ना कोई ट्रिक सीख ली, हुँ, कोई लॉजिकल टूल सीख लिया उसने कि किस तरह से मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है? तो उस सूरत के अंदर इंसान के अंदर ना डोपामाइन एक वो होते हैं रिलीज़ होती हैं, एक रिवॉर्ड हुँ, मैकेनिज़्म होता है, ठीक हुँ, है? जो कि इंसान को मोटिवेट रखते हैं, उसको खुशी देते हैं, ठीक हुँ, है? ये आज की जदीद साइंस भी उसको उसको बताती है। हुँ, इसी तरह अगर इंसान डिप्रेस हो, ठीक है? और रो रहा हो, अफ़सोस के आलम में हो, ठीक है? तो उस सूरत में अगर कोई दूसरा इंसान उसके पास आके उसके उसके साथ गले मिलता है, उसको चुप करवाता है, तो वो इंसान का मोराल हाई हो जाता है। वो हाई हुँ, कैसे होता है? क्योंकि इंसान के अंदर एक और ग्लैंड होता है, उसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, ठीक है? हुँ, वो हुँ, तब ही रिलीज़ होता है कि जब दूसरा इंसान उसको कंपैशन शो करे। हुँ, जब उसकी वल्नरेबिलिटीज़ उसको ना महसूस हों कि वो अब एड्रेस हो रही है, हुँ, ठीक है? उससे उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? तो अब आपको ये समझ आई कि आपने ग्रुप के अंदर अपनी बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी है हुँ, और लॉजिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग तब होगी कि जब उसके अंदर की वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह एड्रेस होंगी। जब उसको हुँ, ये महसूस होगा कि मेरे साथ फेयर डील हो रहा है, ठीक है? मेरे हुँ, साथ ज़्यादती नहीं हो रही, ठीक है? और उसको अंदर से पता है कि ज़्यादती क्या है। ज़्यादती का मतलब ये है कि मुझे जो चीज़ दी दी जा रही है, इससे मैं ज़्यादा लंबे अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकता, हुँ, ठीक है? तो मेरे पास मेरे साथ फेयर डील करना चाहिए। तो ये कुछ हुँ, बुनियादी चीज़ें हैं जिसको लेकर इंसान अपने मॉरल वैल्यूज़ डिफ़ाइन करता है, अपने लिए भी और अपने ट्राइब के लिए भी। ठीक है, ओके। ठीक है, ये तो ठीक है, मुझे इस चीज़ की समझ आ गई। लेकिन इसके अलावा भी ना मेरा एक सवाल है, जो कि तुम कह सकते हो कि इस चीज़ से लिंक्ड है कि ज़ाहिर है कि इसकी बेसिस तो यही है कि आपका सर्वाइवल इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मोरालिटी के ऊपर, ठीक है? और हर चीज़ इसी के ऊपर जो है वो चल रही होती है। लेकिन जो अख़लाक़ियात की समझ है, वो मुख़्तलिफ़ लोगों में मुख़्तलिफ़ है, ठीक है? ठीक है, तो इ इसका कंपैरिज़न आप इस लिहाज़ से कर सकते हो कि एक कौम की दूसरी कौम से मुख़्तलिफ़ है समझ, ठीक है? एक तरह के मज़हब को फ़ॉलो करने वाले लोगों की दूसरी तरह के मज़हब को फ़ॉलो करने वाले लोगों से मुख़्तलिफ़ है, ठीक है?
इसी तरह एक ज़बान बोलने वालों की दूसरी ज़बान बोलने वालों से मुख्तलिफ है। इसी तरह सेम ज़बान बोलने वालों के लोगों में भी अगर देखा जाए कि कौन कितनी उम्र का है, तो उनमें आपस में फ़र्क आ जाता है, अखलाकियात की समझ में, ठीक है? तो अखलाकियात की ये जो समझ है, ये मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में मुख्तलिफ़ क्यों है? मतलब ये कि अगर अखलाकियात वाक़ई इतनी बेसिक चीज़ है, तो इसको तो सेम होना चाहिए हर तरह के ग्रुप में, लेकिन ये मुख्तलिफ़ क्यों है लोगों में? बिल्कुल सवाल अच्छा है ये वाला। उसका मैं इस तरह से जवाब देना चाहूँगा। देखिए, आपने पहले ये देखना है कि जो मोरालिटी है या जो अखलाकियात है, वो कौन-सा इश्यू एड्रेस कर रही है। वो इश्यू एड्रेस कर रही है आपके सर्वाइवल का, ठीक हुँ, है? ना सिर्फ़ वो बल्कि ये भी इश्यू एड्रेस करती है कि अच्छे वे में सर्वाइव कैसे करना आपने, हुँ, ठीक है? व्हाट्स द ईज़ीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट राउट टू सर्वाइव। अब आपको पता है कि इंसान एक टूल बिल्डर है, ठीक है? इंसान के अंदर ज़हानत है, ठीक है? वो जो भी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहा होता है, उसका जब सॉल्यूशन निकालता है, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो उसी प्रॉब्लम में फँसेगा, ठीक है? तो वो बोलेगा कि तुम सॉल्यूशन जो कि फाइंड किया हुआ है लोगों ने, उसको फ़ॉलो करो, ना कि आप दोबारा सेम व्हील क्रिएट करो, ठीक है? यानी कि अगर आप देखो कि पहले ज़माने के अंदर अगर तो लोग पोस्टमैन वाला काम था, हुँ, ठीक है? फिर उसके बाद कंप्यूटर ईमेल्स आ गईं, हुँ, ठीक है? और ये जदीद और जदीद चीज़ें आ गईं मैसेज पहुँचाने के लिए, हुँ, ठीक है? अब जो पोस्टमैन्स हैं, ठीक है? वो अपने वे में काम करते थे और जो न्यू जो यंग जनरेशन है, वो न्यू टूल्स को यूज़ करके काम करती हैं, ठीक है? हुँ, तो उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ को लेके या एथिक्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है? और उसको एड्रेस करने के लिए आपने ओपन माइंड होके यही सोचना है कि अच्छा, पहले ये समझो कि दोनों कौन से इश्यू को एड्रेस करना चाह रहे हैं। हुँ, जो इश्यू को एड्रेस करना चाह रहे हैं, क्या इससे कोई बेहतर वे है कि इस इश्यू को एड्रेस किया जाए, ठीक है। ठीक है? और इसके अलावा हमने ये भी समझना है कि इंसान अक्सर बायस्ड हो जाता है अपने ओपिनियंस को लेकर, ठीक हुँ, है? वो बायस्ड इसलिए इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपनी ओपिनियन बनाता है अपने 5 जो उसके हसास हैं सेंसेस उनको जो उसकी सेंसेस हैं उसको उसको लेके ना वो अपनी ओपिनियन बनाता है कि वो आँखों से देख के, ठीक है, ज़ुबान से टेस्ट करके, नाक से सूँघ के, ठीक है? अब अ अ ये जितनी भी ओपिनियंस है ये ओवर द टाइम अपने बनाता है, तो उससे वो एक प्रॉब्लम एड्रेस हो रही होती है, हुँ, ठीक है? और वो प्रॉब्लम उसी वे में अगर तो वो प्रॉब्लम दोबारा आएगी, तो उसी वे में उसको वो एड्रेस कर लेगा। तो यानी कि जो उसका माइंड है वो ना ह्यूरिस्टिक्स प्रोसेस कर रहा होता है। ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है कि एक चीज़ जो इंसान की आदत बन जाती है ना, ठीक है? फिर जब उसने फैसला करना है तो वो क्विक फैसला करता है, ठीक है? जिस तरह अगर आप हुँ, देखो कि अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, हुँ, स्टार्टिंग में अगर वो गाड़ी चलाएगा तो उसके लिए वो स्लो वे में चलाएगा। हुँ, लेकिन बाद में वो चीज़ उसकी मसल मेमोरी बन जाएगी, ठीक है? हुँ, उसको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है? अपना फ़ैसला लेते हुए। तो अगर तो कोई उसको बताए यार ये जो तुम गाड़ी चला रहे हो ना ये एक हाथ से ना चलाया करो, तुम 2 हाथों से ऐसे ऐसे चलाया करो, हुँ, ठीक है? ये और जो तुम गाड़ी चलाते हुए ना मोबाइल फ़ोन ना यूज़ किया करो, ये मॉरली ठीक नहीं है, ठीक है? हुँ, क्योंकि अगर तुम चलाओगे ऐसे तो मे बी एक्सीडेंट हो जाए। वो बोलेगा मेरा कभी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है? हुँ, तो ये कुछ चैलेंजेज़ आते हैं कि इंसान बायस्ड होता है, तो उसके बायसनेस को एड्रेस करने के लिए आपको मॉरल इमेजिनेशन करने की ज़रूरत होती है। आपको देखना होता है कि वो किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, हुँ, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो हुँ, हमने बस उसको ये कन्विंस करना है कि जो तुम्हारा बैकग्राउंड है, उसमें ना इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ठीक है? अगर तो ये कुछ टूल्स को हम यूज़ करें और इसको यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करें। इसके अलावा ये तो वो वाले प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके डेली बेस के प्रोफ़ेशन के बेस पे होते हैं, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ़ पे भी आपके मॉरल वैल्यूज़ आ जाते हैं कि आपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, आपने अपने बीवी बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। उस पे ज़ाहिर है कि हर फैमिली के एक अपने व्यू पॉइंट है। वो वाले व्यू पॉइंट उनके ओवर द टाइम बने हैं, वो इस तरह से बने कि वो कोई लोग जो पहाड़ों में रहा करते हैं, ठीक है? उनकी सोच कुछ और है। मेबी उधर खुराक की कमी है, तो वहाँ के हुँ, लोग ज़रा अग्रेसिव हैं, ठीक है? हुँ, जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, ठीक है? वहाँ पे पानी भी ईज़िली मिल जाता है, वहाँ पे फसलें भी अच्छी उगती हैं, तो वहाँ के हुँ, लोग इतने अग्रेसिव नहीं है, ना वो अपनी फैमिली को लेके इतने इतने अग्रेसिव होते हैं,
ठीक है? तो हमने ये सारी चीज़ों को अपने ज़हन में रख के ये इन सारे कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना चाहिए, जो कि आसान काम नहीं है। ठीक है। मतलब क्या आप ये कह रहे हो कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कि उसकी मोरालिटी डिफ़ाइन करने में उसको हेल्प करते हैं। जैसे एक तुमने बताया कि वो किस जगह पे रहता है, हुँ, ठीक है? या फिर किस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता है, वो उम्र के किस ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखता है, ठीक हुँ, है। ठीक हो गया। चलो ये तो बात समझ आ गई। अच्छा, इसके अलावा एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी के अराउंड ही है थोड़ा-सा। बेसिक लेवल के ऊपर तो तुमने एक्सप्लेन कर दिया कि अखलाकियात या मोरालिटी क्या है और सोसाइटी में इसका क्या रोल है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो पिछली सदी में उसने इतनी तरक्की की है जितनी उसने इंसानी तारीख़ में पहले कभी नहीं की। मतलब अगर 20वीं सदी से पहले स्टार्ट तक हम चले जाएँ जब से इंसान शुरू हुआ है, हुँ, उस दौर में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी पिछले 100 सालों में हुई है, हुँ, जो कि इंसान ने देखी है जिसका हम आज फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो हुँ, ज़ाहिर है कि आजकल के दौर में कुछ ऐसी नई चीज़ें आ गई हैं जो कि नए चैलेंजेस बन के हमारे सामने आई हैं। हुँ, जैसे कि पहले टेलीफ़ोन नहीं था होता, अब हमारे पास टेलीफ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? तो अब हम लोगों को फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, तो अब इख़लाक़ियात का एक नया चैलेंज आ गया कि फ़ोन करने की क्या तरीके होने चाहिए, ठीक है? किसी को बार-बार फ़ोन करके तंग नहीं करना। इसी तरह पहले गाड़ियाँ नहीं थी होती, अब गाड़ियाँ हैं, ठीक है? तो जैसे अभी तुमने बताया अभी कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो उसके अपने तौर तरीके होंगे, ठीक है? कि गाड़ी चलाते हुए फ़ोन यूज़ नहीं करना, ठीक है? किसी को गलत ओवरटेक नहीं करना, ओवर स्पीड नहीं करना जिससे लोगों की जान को खतरा हो या फिर बेसिक लेवल पे लोगों का सर्वाइवल उससे डिस्टर्ब हो, ठीक है? इसी तरह पहले हमारे पास कंपनीज़ नहीं थी होती, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास कंपनीज़ वगैरह बनना शुरू हो गई, जिसमें ख़ास तरह के स्किल के लोग मिलके किसी एक चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अब उनके राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी एक अलहदा मोरालिटी की बहस है, जो कि चलती रहती हुँ, है और अक्सर हम देखते भी रहते हैं। हुँ, और हमारे काफ़ी ज़्यादा जो सोशल वैल्यूज़ हैं, वो इसी के ऊपर ही कायम हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि हमारे पास ये इस तरह की और भी बहुत ज़्यादा इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि दी जा सकती हैं। तो मैं असल में जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आजकल के कंटेम्परेरी या जदीद दुनिया में मोरालिटी और एथिक्स का क्या रोल है? मतलब कि ये किस तरह से इवॉल्व हुई है? क्या ये वैसी ही है जैसे शुरू में थी या फिर अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ न्यू ऐड हो गई हैं? हुँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने ये फ़र्क ज़रूर वाज़ह करना है कि मोरालिटी और एथिक्स में फ़र्क क्या है। हुँ, मोरालिटी असल में एक इनफ़रादी इंसान का ना एक अपना ओपिनियन है, इंडिविजुअल का। कि वो किस तरह से दुनिया को देख रहा है और परख रहा है। और हुँ, एथिक्स आती हैं कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर, कि जब हुँ, आप किसी प्रोफ़ेशन के साथ मनसूख हो जाते हैं, तो उस प्रोफ़ेशन को काम करने के 2 तरीके होते हैं, उसको अच्छे वे में काम करने के, ठीक है? और जिसको लेके जो कि उस प्रोफ़ेशन से मुंसलिक लोग होते हैं, वो मिल बैठ के कुछ असूल और ज़वाबित वो तय कर लेते हैं और वो अपनी गाइडलाइंस वो सेट कर लेते हैं, जिनको वो एथिक्स बोलते हैं। हुँ, जैसे कि जब आपने काम करना है ऑफ़िस के अंदर, ठीक है? तो ऑफ़िस के कुछ एथिक्स डिफ़ाइन हो जाएँगे कि आपने 9 टू 6 काम करना है, ठीक है? हुँ, और अगर तो आपका जो बॉस है वो अगर 6 पीएम के बाद आपको बोल रहा है कि काम करो, व्हिच इज़ नॉट एथिकली राइट, हुँ, ठीक है? इवन दो वो आपको पे कर रहा है पर मंथ का लेकिन एज़ पर द एथिक्स के आपने एम्प्लॉयी को आफ्टर वर्किंग आवर उसको डिस्टर्ब नहीं करना। हुँ, ठीक है? इस तरह आप देखते हैं कि यूरोप के ममालिक के अंदर ये चीज़ बिल्कुल मना है कि आप एम्प्लॉइज़ को आफ्टर वर्किंग आवर उनको ईमेल करो, उनको डिस्टर्ब करो। हुँ, क्यों? क्योंकि उससे उनकी जो पर्सनल लाइफ़ है वो अफ़ेक्ट होती है। हुँ, ठीक है? तो जो एथिक्स हैं वो डिफ़ाइन करती है बिज़नेस की मोरालिटी आप बोल रहे हैं। ठीक है? कि बिज़नेस को किस तरह से हमें लेके चलना चाहिए क्योंकि की जो बिज़नेस की जो डिपेंडेंसी है वो सारी डिपेंडेंट है उसके कस्टमर के ऊपर और उसके एम्प्लॉयी की वेल-बीइंग के ऊपर। ठीक है? तो कस्टमर और एम्प्लॉयी की वेल-बीइंग को देखते हुए कंपनीज़ या इदारे वो एथिक्स डिफ़ाइन करते हैं। क्योंकि उन उन कंपनियों में और उन इदारों में उन्हीं इंसानों ने काम करना है, इंसानों के लिए ही काम करना है।
इसलिए वो ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे गाइडलाइन डिफ़ाइन कर देते हैं कि जिससे इंसान जो भी उस प्रोफ़ेशन से मुंसलिक लोग हैं, उनको फ़ायदा हो। हुँ, और ये ओवर द टाइम इवॉल्व होते रहते हैं क्योंकि पहले अगर लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे पेट्रोल वाली, जब आपको पता है कि पेट्रोल के साथ कितना हमें एनवायरनमेंट के अंदर नुकसान होता है, ठीक है? उससे कार्बन लेवल कितना इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अब गवर्नमेंट्स और कंपनीज़ ये सोच रही हैं कि अब हमें ऐसे टूल्स बनाने हैं कि जिससे नेट ज़ीरो एनर्जी सॉल्यूशन हम दें कि जिससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो अब वो उनके एथिक्स में शामिल हो गया, जो कि पहले एथिक्स में शामिल नहीं था। क्योंकि अब एथिक्स में इसलिए शामिल हुआ कि वो ना सिर्फ़ अपने बिज़नेस और वो प्रोडक्शन को देख रहे हैं, बल्कि वो ये भी देख रहे हैं कि इससे एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है? हुँ, तो वो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह से वो ह्यूमन लाइफ़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ये चीज़ उनके एथिक्स और प्रिंसिपल्स के अंदर ऐड हो जाती है। तो एथिक्स क्या है? काम करने के तरीके हैं, जो कि आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर होते हैं कि उस काम करने के साथ आपकी लाइफ़ में और जिसके लिए आप काम कर रहे हो और जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो उनको क्या फ़ायदा होगा या उनको क्या इम्पैक्ट होगा, उन्हीं के अराउंड आप अपने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स आप डिफाइन कर देते हैं जिनको हम एथिक्स बोलते हैं। ठीक है? ओके, ठीक है। अच्छा चलो ये तो ठीक हो गया कि मतलब एथिक्स और मोरालिटी में क्या फ़र्क है और आजकल दुनिया में इसका क्या असर हो रहा है। अच्छा एक एक और सवाल है मेरा जो कि ये है कि ज़ाहिर है कि हमें अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौकों के ऊपर हमें मुख्तलिफ़ डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं, ठीक है? चाहे वो हमारे काम के अंदर हो, हमारी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर हो या फिर मुआशरे में कहीं पे भी हो। तो क्या इस चीज़ को डिफ़ाइन करने का कोई एक जनरल रूल है कि हम जो डिसीज़न ले रहे हैं या फिर जो चीज़ कर रहे हैं, ये एथिकली राइट है या नहीं है? क्योंकि लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो ज़ाहिर है कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से फ़ॉर्म तो होते हैं। लेकिन अगर आप ए बिल्कुल रैशनल होके सोचें, ठीक है? मतलब विदाउट गेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी फैक्टर का इम्पैक्ट लिए बगैर अगर आप जो है वो रैशनल होके सोचें, तो क्या कोई ऐसा जनरल रूल है जिसको फ़ॉलो करके हम ये जान पाएँ कि ये जो हम डिसीज़न ले रहे हैं, ये एथिकली ठीक है या गलत? बिल्कुल। देखिए ये किसी भी चीज़ का आपने फ़ैसला करना है और आपने ये देखना है कि ये वाला फ़ैसला कितना अच्छा है या कितना बुरा है। मेबी आपके पास 2 ऑप्शन हैं और दोनों ऑप्शन ही ठीक हैं। लेकिन अब आपने ये सिलेक्ट करना है कि कौन-सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है हुँ, या कौन-सी ऑप्शन किस सिचुएशन के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगी। ये हुँ, सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप किस हालात के ऊपर हो, ठीक है? और उस हालात की ज़रूरत क्या है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको ये एक मिसाल देता हूँ कि देखें अगर एक वकील है, वकील एक केस लड़ रहा है और उसका एक क्लाइंट है और वो केस लड़ रहा है मर्डर का। और प्रोसिक्यूशन के वक़्त दौरान वकील को पता चल जाता है कि जो उसका क्लाइंट है वो मुजरिम है, ठीक है? वो वो उसने उसने कत्ल किया हुआ है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर जबकि वकील को पता चल गया कि सच क्या है, ठीक है? और क्या उसको उसका केस कंटिन्यू करना चाहिए या कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है? हुँ, तो अब यहाँ पे ना उसका एथिकल डिसीज़न आएगा। एथिकल डिसीजन अब उसका इस बेस के ऊपर होगा, अगर तो वो प्रोफ़ेशनली उसको कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो उसका केस लड़ेगा और जीतेगा। क्योंकि हुँ, प्रोफ़ेशनली उसके लिए क्या है कि ड्यूटी इज़ अबव एवरीथिंग। इवन दो अगर उसको ट्रुथ भी पता चल गया है, तो वो वही काम करेगा जो कि उसको बोला गया करने के लिए, हुँ, ठीक है? और यही चीज़ आप आम तौर पे देखते हैं कि फ़ौजियों को, आर्मी को, पुलिस वालों को बताई बताई जाती है कि जो ऑर्डर ऊपर से आए, आपने वो मानना है, आपने क्यों नहीं पूछना, ठीक नो है? मैटर व्हाट हाँ, ठीक है और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये कंट्रोल ख़त्म कर देंगे, तो आप सोचें उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हुँ, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे डिलेमाज़ हैं कि जिनको डील करना हमें पड़ता है अपनी डे टू डे लाइफ़ पे और यहाँ पे आपको विज़डम चाहिए होती है कि आपने कौन-सा स्टैंड लेना है आपने और कब लेना है और उसका इम्पैक्ट कितना है, ठीक है? हुँ, इसी तरह एथिक्स के स्कूल में एक स्कूल होता है जिसको वर्चुअल इफ़ेक्ट बोलते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि आपको ना बहादुरी शो करनी है, आपको लॉयल्टी शो करनी है, आपको करेज शो करना है, आपको सच्चाई का साथ देना है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि गुड है, ठीक है? हुँ, उनके मुताबिक।
तो वो बोलते हैं कि चाहे आपको आपकी ड्यूटी से भी खारिज कर दिया जाए, आप वहाँ से खारिज हो जाओ, लेकिन आपने सच्चाई का साथ देना और आपने बताना है और आपने केस से रिज़ाइन कर देना और बोलना है कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा मुजरिम है और मैं इसका केस मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकता। हुँ, ठीक है? ये तो आ गया आपका वर्च्यू इफ़ेक्ट, यानी कि ये वो एथिकल स्टैंड है जिस पे आप सच्चाई का साथ दे रहे हो और करेज का साथ दे रहे हो। लेकिन आप इमेजिन करो कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो, ठीक है? हुँ, अगर आप फ़ौजी हैं, आपको कोई ऐसा स्टेट का राज़ पता चला है, जो कि ज़्यादती हुई किसी के साथ। अगर आप वर्ल्ड फोरम के ऊपर जाके वो चीज़ सबको बताना शुरू कर दो, तो सोचो आपके मुल्क की, आपकी कौम की कितनी बेइज़्ज़ती होगी और उससे कितना इम्पैक्ट होगा। ठीक है? तो हुँ, अब यहाँ पे बताएँ, वो जो भी स्टेट्समैन है वो कौन से एथिकल डिसीज़न लेगा? क्या वो सच्चाई का साथ देगा या वो अपने प्रोफ़ेशन का साथ देगा? सो आई लीव हुँ, दैट आंसर टू यू कि आपने खुद ही डिसाइड करना है कि क्या चीज़ ठीक है या क्या चीज़ गलत है, क्योंकि वर्ल्ड इज़ नॉट एज़ सिंपल एज़ इट सीम्स। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हुँ, हैं। हर चीज़ का एक इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट एनालिसिस आपको करना चाहिए। उसके मुताबिक आपने देखना है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट। इसी तरह हमारे पास एक और स्कूल ऑफ थॉट होता है जिसको कॉन्सिक्वेंशियलिज़्म बोलते हैं, जिसमें टोटलिटेरियनिज़्म भी आ जाता है, जिस पे वो ये बोलते हैं कि किसी भी फ़ैसले का गुड या बैड होने का मुतय्यन हम तभी करेंगे कि जब उसका रिज़ल्ट आएगा, जब उसका कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, ठीक हुँ, है? उससे पहले हम ये नहीं कह सकते कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है या ये कर रहा हूँ ये गलत है, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक टाइम मशीन हो और उस टाइम मशीन के को इस्तेमाल करते हो या आप उस ज़माने में चले जाएँ जब हिटलर एक छोटा-सा बच्चा था, हुँ, ठीक है? और अब आपके पास ऑप्शन है कि आप वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म कर सकते हो अगर आप हिटलर को मार दो, ठीक है? जो जो कॉन्सिक्वेंशियलिज़्म स्कूल ऑफ थॉट के फ़ॉलो करने वाले लोग हैं, वो बोलेंगे कि हम स्मॉल डैमेज एक्सेप्ट कर लेंगे और उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है? हुँ, कि अगर हम हिटलर को आज मार देंगे ना, तो उससे वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होगी, हम वर्ल्ड वॉर 2 को रोक देंगे। लेकिन हुँ, अगर कोई वर्च्यू इफ़ेक्ट के स्कूल ऑफ थॉट को फ़ॉलो करता है, वो बोलेगा नहीं, 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 हर किसी को फेयर चांस देना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, मेबी वो चेंज हो जाए। हर किसी को इक्वल मौका और इक्वल अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए, ठीक है? हुँ, अब इस केस के ऊपर मैं ये भी आपके ऊपर छोड़ दूँगा कि आपके पास टाइम मशीन है, आप वक़्त पे पीछे चले गए हैं, आप बताएँ आप हिटलर को आप ज़िंदा रखेंगे या उसको उसको मार देंगे, ठीक है? हुँ, तो कॉन्सिक्वेंशियलिज़्म वो ये देखते हैं कि उनका जो माइंड होता है वो इस तरफ होता है कि नुकसान कम से कम हो, फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी कि वो जो ट्रू डेफिनिशन है लाइफ़ और डेथ की, उसी हुँ, लेंस से वो हर चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि अगर नुकसान होता भी है तो वो नुकसान कम से कम हो, लेकिन उसका हुँ। फ़ायदा लॉन्ग टर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा होना चाहिए तो हम बिगर वो पिक्चर जो एक्सेप्ट करेंगे। जिसको आप कह सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। हुँ, ठीक है। तो ये कुछ डिलेमाज़ हैं कि जिस पे इंसान बाज़ औक़ात खुद को देखता है कि मैं ऐसी सिचुएशन पे होकर जहाँ पे फ़ैसला करना मुश्किल हो गया, मुझे सच का साथ देना है या अपनी ड्यूटी का साथ देना है, ठीक है? हुँ, या मुझे वो काम करना है जो कि ये दोनों नहीं कहते, लेकिन मुझे मेबी कुछ लोगों का मानना पड़े, ठीक है? या कुछ करना पड़े, लेकिन उसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि कौम बचेगी। हुँ, ठीक है? तो ये वो तमाम डिलेमाज़ हैं जो कि इंसानों को डील करना पड़ता है और वाइज़ इंसान वही है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके। जो जितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकेगा, वो उतना अच्छा एथिकल डिसीज़न ले ले सकेगा। जो जितना शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेगा, उतना वो सेल्फिश उसका डिसीज़न होगा। लॉन्ग हुँ। टर्म डिसीज़न हमेशा सेल्फलेस होता है, वो अपने अपने आप को छोड़ के दूसरों को देखता है वो। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि मल्टीपल स्कूल ऑफ थॉट्स एग्ज़िस्ट करते हैं और इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं है। बाज़ औक़ात एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, बाज़ औक़ात दूसरा ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप सिचुएशन को देख के किसको डिसाइड करते हो। एग्ज़ैक्टली। और आपका गोल होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी क्या है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो। ओके, या आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अ, थैंक यू आपका आंसर जो है वो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा था। थैंक यू, नो ठीक है, प्रॉब्लम। ओके। चलो हो सकता है कि हम आपको नेक्स्ट भी किसी पॉडकास्ट के एपिसोड में आपको मदऊ करें, किसी और टॉपिक पे ज़रूर, बात करने के लिए भी। सो ज़रूर, आई थैंक लुक यू हमें फॉरवर्ड इस टू इट। पॉडकास्ट के एपिसोड में जॉइन करने के लिए। अंटिल वी सी यू इट्स ऑल नेक्स्ट। माय प्लेज़र।